से दीपचंद खेरिया जी विधायक हैं और उन पर एक बड़ा श्रेय जाता है कि वो उन्होंने जिला बनाया है या गहलोत साहब ने जो जिला दिया है उसका श्रेय उनको मिल रहा है। क्या आपको लगता है कि उनकी लाइन को आप काट के बड़ी बनाएंगे या चुनावी सिस्टम है, चुनावी लोकतंत्र है, उसमें बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होना हमारे नेता नहीं है, लेकिन जो ज़मीनी स्तर पर काम करता है, सरकार से सिस्टम से जो काम कराने का उनके अंदर जो मादा होता है वो ज़्यादा मायने रखता है या पढ़ाई लिखाई। किशनगढ़ बाद से एक जनरल सीट है, आप एक उस परिवार से आते हैं जहाँ संपत राम जी बड़े एक गृह मंत्री रहे। क्या आपको लगता है कि तमाम जातियों का आपको एक समर्थन मिल रहा है? विकास पे बात होती है, आखिर के अंदर धर्म और जाति पर आकर चुनाव। नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा। अभी आपने देखा चुनावी माहौल है, विधानसभा चुनाव होने वाला है। तमाम आवेदनकर्ता यहाँ पर पहुँचे कांग्रेस के कमेटी में अपना आवेदन करने के लिए, और नारे भी लग रहे थे इस 11 विधानसभा में कि कांग्रेस इस बार 2018 की तरह अपना स्तर बढ़ाएगी। मेरे साथ यहाँ पर सिमरत कौर हैं और ये अपने आप एक बड़ा परिवार है राजस्थान की राजनीति में। सिमरत जी, किस विजन को लेकर आप किशनगढ़ बास से टिकट मांग रही हैं? नमस्कार महेश जी, थैंक यू जी। मैं विजन या बेस क्या बताऊं पहले आपको? नहीं, आपको लग रहा है कि कई बार चुनाव लोग जो लड़ते हैं कि हम कहेंगे हमें ये विकास करना है, लेकिन विकास बहुत ज़मीनी स्तर पर नहीं दिखता। गवर्निंग जो बॉडीज़ हैं वो ज़मीन पर नहीं दिख, बहुत सारी बॉडीज़ हैं लेकिन दिखता नहीं है। आपका एक विज़न होगा। महेश जी, ऐसा है कि जो मेरा विज़न है वो सबसे पहले इस एरिया की डेवलपमेंट है जी। हम एनसीआर में आते हैं और दिल्ली से मात्र 2-2.5 घंटे की दूरी पे हैं। फिर भी आप जो अंदर के जो गांव हैं उनकी स्थिति देखिए, उनकी सड़कों का नेटवर्क का हालत देखिए। यहाँ पे डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है। फीमेल एजुकेशन पे काम करने की ज़रूरत है, फीमेल हेल्थ पे काम करने की ज़रूरत है। इसमें इसी बात को आगे करते हुए मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगी कि शायद राजस्थान एक पहली स्टेट हुई है जहाँ पे हमारे ऑनरेबल सीएम बहुत ज़्यादा वेलफेयर स्कीम्स लेके आए हैं। फर्स्ट टाइम राजस्थान की चर्चा हर जगह हो रही है इनकी वेलफेयर स्कीम्स को, बट अनफॉर्चुनेटली एडमिनिस्ट्रेटिव लैक है या क्या है, बहुत से लोगों को अभी तक उन चीज़ों का पता नहीं है। जिला बन चुका है अब तो आपका इलाका? यस, हमारा इलाका जिला बन चुका, इसलिए यहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है, यहाँ पे बहुत सारी डेवलपमेंट हो सकती है। मेरी जो बैकग्राउंड है, मैं यहाँ पे जो विजन रखती हूँ अपनी बैकग्राउंड के दम पे रखती हूँ। यहाँ पे मेरे फादर इन लॉ की लेगेसी जो 50 साल जिन्होंने इस एरिया को रिप्रेजेंट किया, मेरे जो हस्बैंड है प्रशासनिक सेवा में, भारतीय प्रशासनिक सेवा में रहे, और उनके साथ मतलब उनकी वाइफ होने के नाते जो मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव जो नेटवर्क है, मैंने बहुत लोगों के यहाँ पे पर्सनल, सामाजिक और जो मतलब इनके यहाँ पे जो डेवलपमेंट के काम है, पब्लिक वर्क्स बहुत करवाए हैं यहाँ पे। मैं खुद MSc ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स हूँ, मेरी मास्टर्स इन सिटी एंड रीजनल प्लानिंग है, और इसलिए मेरे पास एक तो एजुकेशन का तजर्बा है, उसके साथ मैं बहुत सारी NGOs में काम करती हूँ। मैं बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ में हूँ, डायरेक्टर्स में हूँ। तो मेरा मेरा ये जो फील्ड्स इनके बारे में मैं आपको कह रही हूँ डेवलपमेंट, क्योंकि मैं रीजनल प्लानिंग की स्टूडेंट हूँ, तो मेरे को ये भी पता है कैसे करवाना है। सबसे बड़ी बात मेरे को ये पता है कि कौन सा काम किस चैनल से होगा, किस अधिकारी से होगा, कौन सा चैनल फॉलो करना है। जो इस समय वहाँ के विधायक हैं, जिला बना दिया है सरकार, वहाँ पर एक पूरा प्रशासनिक ढांचा तैयार हुआ है, क्या वहाँ पर कमी रह गई है? गहलोत तो कह रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा सिस्टम को एक डेवलप किया है इलाके में। नहीं, सीएम की तरफ से तो कोई कमी नहीं है, पर सीएम आके जिला एक जिला तो नहीं, माइक्रो मैनेजमेंट तो नहीं कर सकते हैं ना। सीएम की तो मैक्रो मैनेजमेंट है, हम बात यहाँ पे माइक्रो मैनेजमेंट की कर रहे हैं। अब खैरथल जिला बन गया, खैरथल में यहाँ पे जो स्टेशन है उसको लेके कई इश्यूज़ हैं। खैरथल में जो भी लोग यहाँ पे हैं, इन सबको पता है कि हमारे यहाँ पे प्याज का बहुत बड़ा कारोबार होता है, मंडी है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कभी भी कुछ नहीं हुआ उसको लेके। मैं लगातार PIU के साथ बात कर रही हूँ, हम इनके सीड्स को ऑल ओवर इंडिया भेज सकते हैं, हम इनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सरिस्का की डेवलपमेंट के साथ यहाँ पे हम टूरिज़्म को बढ़ा सकते हैं। इसलिए यहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है जिला बनने के बाद। जो हमारी डिमांड्स हैं बहुत टाइम से, यहाँ पे जो ग्रीन फील्ड को लेके भी था, उससे पूरे एरिया को इम्पीटस मिलेगा। उसकी भी मैं कई बार लेटर लिख चुकी हूँ कि हमारे यहाँ पे जो एयरपोर्ट प्रस्तावित है वो अभी तक नहीं आया। यहाँ पे जो अपनी जो कोर्ट्स हैं,
ये मेरे फादर लॉ ने बनवाई थी जब आज से कई साल पहले, जब ये केवल एक 24 साल पहले, जब ये पंचायत हेडक्वार्टर ही था और शायद ये पहला इंस्टेंस था। अब सुनने में आ रहा है कि ये तिजारा जा रही हैं। हाँ, मतलब ये समझना पड़ेगा और मैं उसके लिए लगातार कार्यरत हूँ। मैं लेटर्स लिख रही हूँ सीएम को भी और भी जहाँ है, क्योंकि ये कोर्ट्स अगर किशनगढ़ से हिल गई तो किशनगढ़ का कारोबार ठप हो जाएगा। किशनगढ़ में पूरी ये छोटा सा कस्बा है, ये पूरा डिपेंड ही इन कोर्ट्स के ऊपर करता है। तो मैं अपनी एजुकेशन की वजह से, अपना जो मेरा इतने साल का तजुर्बा है वेरियस फील्ड्स में, मैं इन चीज़ों को भली भांति जानती हूँ। क्या आपको नहीं लगता कि आप पढ़ी लिखी हैं, पढ़ी लिखी परिवार से आती हैं, जो हमारे चुनावी सिस्टम है, चुनावी लोकतंत्र है, उसमें बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होना हमारे नेता नहीं है, लेकिन जो ज़मीनी स्तर पर काम करता है, सरकार से, सिस्टम से जो काम कराने का उनके अंदर जो मादा होता है, वो ज़्यादा मायने रखता है या पढ़ाई लिखाई ज़्यादा मायने रखती है? आपने फिर मेरी बात शायद सुनी नहीं। मेरी तो विजन है, पर मैंने सबसे पहले आपको कहा कि मैं काम करवाने का मादा रखती हूँ। मेरे को उसकी लाइन पता है, काम कैसे करवाई जा सकती है। वो आपके बहुत से केसेस में जिन विधायकों को तजुर्बा नहीं होता इन एनी फॉर्म, एजुकेशन का नहीं है या वैसे नहीं है, वो नहीं करवा पाते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि क्या लाइन फॉलो करनी है, क्या करना है। वो जी, अभी आप ही के इलाके से दीपचंद खेरिया जी विधायक हैं और उन पर एक बड़ा श्रेय जाता है कि वो उन्होंने जिला बनाया है या गहलोत साहब ने जो जिला दिया है उसका श्रेय उनको मिल रहा है। क्या आपको लगता है कि उनकी लाइन को आप काट के बड़ी बनाएंगे या छोटी बनाएंगे, कुछ ऐसा? पहली बात तो मेरी जी, मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये जितने भी ज़िले बने हैं, इसका श्रेय टोटली ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को जाता है। ये उनकी विज़न है और उसके पीछे एक बहुत काबिल टीम है, राम लोभाया जी जिसको लीड किया, जिन्होंने बहुत मेहनत करके ये इन्होंने पूरी जिस तरह से डिमार्केशन करी ज़िलों की, ये ज़िला बनाने के लिए मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहूँगी कि दीपचंद जी का पर्सनल तौर पे कोई योगदान नहीं है। इसका श्रेय टोटल सीएम असिस्टेड बाय हिज वेरी वेरी एक्सपीरियंस्ड टीम, उनको जाता है। आप उस इलाके से आती है और वहाँ से टिकट मांग रही हैं जहाँ 2 अप्रैल 2018 में जल्लाराम पीछे खड़े हैं, उनके बेटा उसमें शहीद हो गए थे। अभी भी राजस्थान सरकार में कई ऐसे मामले हैं जो 2 अप्रैल वाले मामले वो वापस नहीं लिए गए। ये क्या है? सरकार बहुत बड़ी बात बोलती है कांग्रेस, लेकिन सिस्टम मुझे लगता है कि उसके अंदर कई वो लोग काम कर रहे हैं जिन्होंने उस समय 2018 के अंदर हमले किए थे। ये जो बात आप कह रहे हैं, जो 2 अप्रैल को जो हमला, बहुत दुखदाई मामला था, जो वो बच्चा शहीद हुआ, वो बहुत ही दुखदाई था। आप ये जले भाई पास खड़े हैं, बिल्कुल आप इन्हीं से पूछ लीजिए। सबसे पहले तो एक पर्सनल, मैं नॉर्मली पर्सनल चीज़ों का मैं जिक्र नहीं करती हूँ, पर्सनल जिक्र मैं फिर भी अनफॉर्चुनेटली करना चाहूँगी, क्योंकि माहौल ऐसा बन गया कि जब तक आप अपनी ताली खुद नहीं ठोको कोई सुनता नहीं है। ठोकनी चाहिए ना, मैं तो ठोकता हूँ कई बार। मैं तो एक्चुअली बड़ी हेजिटेशन के साथ कहती हूँ, क्योंकि काम करवाना हमारी ड्यूटी है। मैं अक्सर नहीं कम इसके ऊपर बोलती हूँ। मैं जब ये अटैक हुआ था, मैं जापान में थी। मैंने वहीं से सीएम को मैसेज दिया, क्योंकि उस टाइम पे जो एसपी थे, ये वही एसपी थे जिनके दौरान पहलू खान मारा गया, और एक और मॉब लिंचिंग में, मैं उस लड़के का नाम भूल रही हूँ, शायद ये 2 लिंचिंग डेथ्स हुई थी। तीसरा नौजवान लड़का पवन था। तो वो मेरे मोबाइल पे मैसेज है जो मैंने डाला सीएम को कि राहुल प्रकाश जी उन ऑफिसर का नाम था, एसपी, कि इनके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए। आप इनकी सस्पेंशन डिमांड करो। यहाँ पे 2 केसेस मॉब लिंचिंग के हो चुके हैं। पहलू खान आपको याद हो, बुजुर्ग आदमी पीट के मार दिया। उसके बाद ये नौजवान लड़का चला गया, हाँ, रॉकभर। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद मैं जैसे ही वापस आई हूँ, मैं सबसे पहले इनके घर गई थी। इनके घर जाके, उसके बाद इनके घर जाके उन्होंने तब मुझे यही कहा था कि आप सबसे पहले मेरे पास आए हो, कोई नहीं आया। उसके बाद तब प्रकाश राज पुरोहित जी अपने यहाँ पे कलेक्टर थे। मैंने उनको जाके, और उस टाइम पे ये हरिराम जी खड़े हैं, ये मेरे साथ ही थे उस टाइम पर। ये अपने किसी काम को लेके गए थे। इनके बच्चे का जो मुआवजा था, जो इनके बच्चे की तो खैर उसी कोई भी कॉम्पनसेशन नहीं थी, क्योंकि बच्चा ही चला गया तो पैसे की तो कोई वैल्यू नहीं थी, पर फिर भी फैमिली को एक सहारा मिल जाए, उसकी राशि तो सरकार ने दी, पर उसको फॉलो लगातार मैंने किया। और कलेक्टर साहब ने फ़ोन भी मुझे ही किया कि भी वो जिस दिन वो राशि स्वीकार हुई, इनको मैंने इन्फॉर्म किया।
दूसरे बेटे की ट्रांसफ़र बाहर थी, उसकी मैंने यहाँ करवाई ताकि माँ बाप का ध्यान रख सके। तीसरा, जब इंद्रजीत जी कलेक्टर थे, जो पवन की बेवा थी, उसकी नौकरी को भी मैंने फॉलो किया। अब रही बात 2 अप्रैल की, अपने बड़े काबिल ऑफिसर थे रवि मेहड़ा जी, ये जब क्राइम में रहे हैं, मैंने उनके साथ लग के इनके मैक्सिमम केसेस फॉलो किए हैं, मैक्सिमम। और मैं लगातार रामचंद्र कॉमरेड जी को इनकी डिटेल्स भेजती रही हूँ कि ये ड्रॉप हो गया, ये हो गया। अब अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है, मेरा ख्याल 67 केसेस या कितने बाकी हैं, क्यों भाई? 62 या 67 केसेस हैं। ये सवाल मैं अब ये क्या कर चुके हैं, मैं तो अभी भी उनको पीछे पड़ के, बिकॉज मैंने इतनी PILs लगाई हैं और हमारे पास प्रशांत भूषण जी, इंदिरा जयसिंह जी, ऐसे मतलब इनका हमारे को सपोर्ट है कि एक पैसा लिए बिना प्रो बोनो ये केसेस लड़ते हैं। हमारे पास टीम है पूरी। अब हमारे को ना तो वो फाइल दे रहे हैं कौन से केसेस हैं, ये इनको एक वो झुंझुना पकड़ा रखा है इन्होंने, विधायक साहब ने, कि मैं करवाऊंगा, ना तो करवा रहे हैं, वो वहीं की वहीं है। तो मैं तो आज भी अपनी समाज से पूरे से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप उनका मेरे को डिटेल दीजिए, बिकॉज मेरे को उनके केस नंबर भी नहीं पता, मैं फॉलो कैसे करूँ? तो मैं तो आज आपके माध्यम से इनको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वो आप हैंड ओवर करिए आगे उनको। मैंने पीछे पढ़ के, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रही हूँ, मैंने उनको वापस करवाया और उनको मैंने लगातार डिटेल्स भेजी हैं, उनको अखबार में कटिंग्स भेजी हैं जब ये विदड्रॉ हुए हैं। आप हमारे को वो नंबर दीजिए, आप मेरे साथ चलिए। अपने साथ एक बहुत काबिल टीम है, वकीलों की भी, ऑफिसर्स की, जो हेल्प करना चाह रहे हैं। अब सीएम घर बैठे तो हर चीज़ नहीं सोच सकते तो ये हैं। कमी कहाँ रह रही है? आप सोचिए, तकरीबन 6 साल उस पर, तकरीबन 5 साल हो चुके हैं। 5 साल हो गए, ये कमी कहीं नहीं है। दिस इज अ केस ऑफ प्योर मैनिपुलेशन। ये कौन कर रहा है? कि यहाँ के मंत्री कर रहे हैं? नहीं, मंत्री जी तो को मैं नहीं कह रही हूँ, ये लोकल जो लीडरशिप है हमारी किशनगढ़ बास की, ये जो समाज है बड़ा भोला समाज है, बिल्कुल भोला है, बहुत भोला है। ये बातों में गलेबल हैं, बातों में आ जाते हैं। ठीक है। इनकी भोलेपन की, इनकी जो गलेबिलिटी है, उसका टोटल मिसयूज हो रहा है। असल में बात यही है, इनमें से कुछ एक बड़े काबिल लोग खड़े हैं, ये आपको शायद इस चीज़ को ये समर्थन भी करेंगे। मैंने, क्योंकि मेरे को बहुत दुख हुआ था, बच्चा कोई भी जाए, किसी का भी जाए, मेरी खुद एक, मतलब मैं एक मदर हूँ, सो आई कैन अंडरस्टैंड। एक परिवार तबाह हो जाता है, एक बच्चा चला जाए, नौजवान बच्चा किसी का चला जाए। अभी आपके पास यहाँ आसपास से तमाम जाति बिरादरी के लोग हैं और किशनगढ़ बास से एक जनरल सीट है। आप एक उस परिवार से आते हैं जहाँ संपत राम जी एक गृह मंत्री रहे। क्या आपको लगता है कि तमाम जातियों का आपको एक समर्थन मिल रहा है? और जिस तरह से रामहेत ने एक समाज को लेकर जिस तरह से बयान दिया था, उसका असर 2018 में चुनाव में नज़र आ गया, और आपको हो सकता समर्थन मिले, संभावना है? मेरे साथ तो महेश जी, फॉर्चुनेटली मैं बहुत सेक्युलर हूँ अपनी अप्रोच में जी। मेरा मानना ये है कि धर्म आपके घर तक है, घर से बाहर धर्म नहीं है, ये पर्सनल मैटर है। इसलिए मैं कभी धर्म जाति को बीच में नहीं लाती हूँ। आखिर में देखिए, मैं आपको बताऊँ, आप भी जानते हैं, चुनाव विकास पे बात होती है, आखिर के अंदर धर्म और जाति पर आकर चुनाव हो जाता है। अगर आपकी वो बात है तो बिल्कुल सही है। तो मेरी जो बात है, मेरे को तो सर्व जातीय और सर्व धर्म इसलिए है कि मैं एक जाट फैमिली में मेरी बर्थ हुई है, इसको ये जाट सीड जो कहते हैं, तो मैं उसी कम्युनिटी में पैदा हुई हूँ। मैं जाट सिख हूँ बाय बर्थ, इसलिए मैं जाट हूँ। मेरी शादी SC समाज में हुई, इसलिए मेरे को SC का समर्थन है, जो यहाँ पे मैक्सिमम जिनका वोट शेयर है। ये आज की तारीख में तकरीबन 65,000 SC वोट है इस क्षेत्र में। मेरे को इनकी, आप मान के चलिएगा, एन ब्लॉक सपोर्ट है इनकी। उसके बाद सिख वोट बैंक, जो हमेशा आज तक BJP को जाता रहा, वो सारा ओपनली मेरे साथ आ चुका और डिक्लेयर कर चुका। पंजाबी समाज मेरे साथ है, क्योंकि मैं खुद पंजाबी समाज से हूँ। तो मैंने आपको बड़ी 3-4 जातियाँ तो ये गिना दी। अब रही बात मेवात की, क्योंकि वो भी माइनॉरिटी हैं, हम भी माइनॉरिटी से आते हैं, तो हमारा एक आपस में कहीं ना कहीं कोई तार मिलता है। आखिर में एक सवाल, जिस तरह से देश में हालात बने हुए हैं, मैं कल गया था शीतल में, एक बहुत बड़ी महापंचायत थी नूह के अंदर, मणिपुर में। हालात जिस तरह से हमारे देश के अंदर हैं, हिंदू मुसलमान और जाति जाति में जो झगड़ा है, आपको लगता है कि हमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपने बयान देने चाहिए, काम करना चाहिए, अन्यथा जहर बहुत फैल रहा है? मैं बिल्कुल इसके साथ आपके साथ सहमत हूँ। भाईचारा बनाए रखना, हिंदुस्तान का माहौल बहुत सुंदर था,
वो आपको याद हो एक चिड़िया अनेक चिड़िया का गाना, वो तो ख़त्म हो गया। अब तो हर समुदाय हर जाति को इतना ज़्यादा बढ़ावा मिल गया कि टुकड़ों में बट गए हम। मैंने आपको शुरू में कहा कि आई एम वेरी सेकुलर बाय नेचर, इसलिए ये चीज़ गलत है। अपने को हर स्टेटमेंट, जो जिम्मेदार लोग हैं कोई भी हैं, उनको सोच समझ के देनी चाहिए। अपने को इस आग को ख़त्म करना है, ना कि इसको बढ़ावा देना। अपने वोटरों से क्या कहेंगे आखिर में, संक्षिप्त? संक्षिप्त में मैं वोटर्स को ये कहूँगी कि ये डेमोक्रेसी है। आपको वही रिप्रेजेंटेटिव मिलता है जिसको आप चुनते हो। बाद में आपको सवाल करने का मौका नहीं मिलेगा। इस टाइम पे पार्टी की सर्वेज हो रही हैं, पार्टी ढूंढ रही है, और आपको पता है कि आपके लिए योग्य उम्मीदवार यहाँ से कौन है। आप उन सर्वेज में पार्टिसिपेट करें और अपने विवेक से काम लें। किसी प्रेशर में आके आप उसमें वोटिंग नहीं करें, अपने विवेक से रहें ताकि आप एक अच्छा उम्मीदवार चुन सकें और उसके बाद उसको आप जिताएं ताकि आपको एक साफ़ सुथरा कैंडिडेट मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ थे सिमरत कौर, किशनगढ़ से तैयारी कर रही हैं, और उन्होंने कहा कि चुनावी लोकतंत्र के साथ साथ इस भारतीय लोकतंत्र के अंदर आप अगर अपना अच्छा नुमाइंदा चुनते हैं तो सरकार से आप काम करा पाएंगे, अन्यथा 5 साल तक आप ठगे जाएंगे। इसलिए जिसको भी चुने ठोक बजा कर चुने, क्योंकि भारत के अंदर अगर आपको एक खूबसूरत मुल्क बनाना है इस देश को, तो आप उन नेताओं को चुनें जो आपके मुद्दों को विधानसभा, लोकसभा और तमाम उस पटल पे उठाएं जो आपके लिए ज़मीनी आधार पर काम करें, अन्यथा जैसी है चलती रहेगी। मेरे साथ रमन वर्मा, मैं डॉक्टर महेश वर्मा, दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।